हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट वर्क। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हमने एक टॉपिक पे जो आपका सब्जेक्ट था वर्तमान भारतीय समाज और एवं प्रारंभिक शिक्षा, इस पे हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। हमने तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था। डाउट ये आ रहा था कि क्या तीनों टॉपिक लिखना है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको तीनों टॉपिक लिखना है। ठीक है, विभिन्न शैक्षिक चुनौतियों एवं निराकरण के उपाय, मानवीय एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों, कविताओं और प्रेरक प्रसंगों का लेखन एवं संकलन। और तीसरा जो था आपको सामाजिक दूरी या फिर लैंगिक असमानता, किसी एक टॉपिक पर आपको मतलब चित्र या जो भी आप खरीद लो उस पे आप बना सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो जो फाइल खरीदा है उस पे भी बना सकते हो, या फिर आप अलग से एक चार्ट खरीद के और उस पे बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। क्लियर। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी सब्जेक्ट में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही डाउट हो रहा है कि क्या लिखे और क्या नहीं लिखे, तो बहुत ही अच्छे से इसमें हम समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, स्थानीय लोक कथाओं का संग्रह तैयार करना। मतलब कि आपके लोक कथा क्या है, लोक कथा के बारे में आपको लिखना है और न्यूनतम आपको जो लोक कथा लिखना है वो 5 लिखना है। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे कि आपको कौन कौन से कथाएं लिखने हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, दूसरा और तीसरा पॉइंट में बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं गाइज। तो देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि समाचार पत्र, ठीक है, पत्रिकाओं से कक्षा शिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री का संकलन तैयार करना। देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा शिक्षण, जैसे कि मान लीजिए आपने शिक्षण अधिगम पढ़ा होगा। ठीक है, शिक्षण अधिगम पढ़ा था, या फिर जब आप इंटर्नशिप के लिए गए होंगे तो उसमें क्या था कि बिना किसी खर्च, ठीक है, बिना किसी खर्च के, या फिर अगर कोई यूजलेस कोई चीज है, वस्तु है, तो आप उससे ऑब्जेक्ट बनाकर और आप शिक्षण के लिए उसको उपयोगी बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको कार्य करना है। जैसे कि मान लीजिए समाचार पत्र की कटिंग हो गई, पत्रिकाएं हो गया, इनको आप इनके थ्रू, ठीक है, आपको एक पोस्टर बनाना होगा और उसको समझाना होगा कि क्या है और क्या नहीं बनाना है। तो बस इसमें आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस आपको इसका सामग्री तैयार करना है। ठीक है, केवल आपको फर्स्ट पॉइंट पे लिखना है कि स्थानीय लोक कथा। दूसरा जो पॉइंट है वो है, देखिए इसमें भी डाउट आ रहा है कि उच्चारण की शुद्धता हेतु ऑडियो वीडियो की सामग्री तैयार करना। अब देखिए, उच्चारण की शुद्धता हेतु मतलब कि उच्चारण की शुद्धता कैसी हो सकती है, आपको ऑडियो या वीडियो बनाना है आपको खुद। ठीक, ये अब मैं थोड़ी ना बनाऊंगी, ये तो आप बनाएंगे ना। ऑडियो और वीडियो की उच्चारण की शुद्धता कैसे, क्या किस तरीके से सही हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ा भी था, तो आप उसके बारे में कुछ लिख सकते हो और आपको उस पे एक ऑडियो, आप चाहो तो अपना आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, या फिर उसका वीडियो बना सकते हो, वो आपको दिखाना होगा। और आप देख सकते हो कि अवधि 3 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो आपको ये ऑडियो और वीडियो बनाना होगा। क्लियर, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला बस आपको फर्स्ट पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है कि स्थानीय लोक कथाओं का संग्रह तैयार करना। क्लियर, तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। और आई थिंक आपका कोई भी अब इसमें डाउट नहीं होगा। सेकंड, आपको कुछ नहीं करना है, समाचार पत्र और पत्रिकाओं से कक्षा शिक्षण के लिए कुछ सामग्री बनाना है। और थर्ड, कि उच्चारण की शुद्धता हेतु किस तरीके से उच्चारण की शुद्धता हो सकता है, इसके संबंध में आपको 3 मिनट की हो सकता है, केवल आप अपना आवाज रिकॉर्ड करके बना सकते हो या फिर वीडियो के थ्रू, है ना। चलिए अब देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें फर्स्ट जो आपका टॉपिक है यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है, और इसमें आपको स्थानीय लोक कथाओं का संग्रह यहाँ 5 होगा। ठीक है, 5 लिखना है न्यूनतम। और सेकंड जो समाचार पत्र पत्रिकाओं से कक्षा शिक्षण के लिए आप अपने फर्स्ट जो आपका हिंदी फाइल बनाएंगे आप ये लिख देंगे। जितने भी 3 टॉपिक है आप अच्छे से इसको लिख देंगे, और जो आप अलग से ये बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से इसको आप लिखना। क्लियर। अब देखिए, पहला आपका लोक कथा, हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्थानीय लोक कथाओं का संग्रह तैयार करना। तो देखिए, आप इसमें पहला लोक कथा लिख सकते हो। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की लोक कथा है, या आप
ये आप जो चाहो लिख सकते हो, लेकिन लोक कथा होना चाहिए। आप चाहो तो अपने यूपी का भी लिख सकते हो। तो देखिए क्या है, ईश्वर बड़ा है, इसके संबंध में लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हम ये जानते हैं लोक कथा क्या है। तो बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक भिखारी रहता था। सुबह होते ही अपना चोंगा और कमंडल तैयार करता था और निकल पड़ता था। वह दरवाजे पर जाकर एक ही आवाज लगाता था, देने वाला श्री भगवान हम सब हैं, मतलब उसकी संतान। भिखारी का नाम था कृपाल। उसे जो कुछ भी मिल जाता वह उसी से संतुष्ट हो जाता। उसका एक मित्र था जो उसका नाम था जगन्नाथ। वो भी भीख मांगता था और वह दरवाजे पर जाकर हाँक लगाता था, देने वाला है महाराज, यही दिलवाएगा भोजन आज। आप देख सकते हो जो ये कृपाल था, ये क्या कहता था कि देने वाला श्री भगवान हम सब है उसकी संतान। आप लोग ये लोक कथा को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। और जो सेकंड जो उसका फ्रेंड मतलब मित्र था जगन्नाथ, वो कहता था कि देने वाला है महाराज, यही दिलवाएगा भोजन आज। क्लियर। अब देखिए, कृपाल और जगन्नाथ भीख मांगने के लिए राजा के महल में भी जाते थे। राजा प्रायः दोनों की आवाज सुनता था और वह दोनों को भीख भी देता था, किंतु वह आजमाना चाहता था कि दोनों में से किसकी बात सच है। इंसान को सब कुछ देना भगवान के हाथ में है या महाराज के हाथ में, ठीक है। क्योंकि जो दोनों का राग अलापते थे वो क्या अलापते थे, जो कृपाल था वो भगवान को कहता था कि देने वाला है श्री भगवान और हम सब हैं उसकी संतान। लेकिन जो जगन्नाथ था वो क्या कहता था, देने वाला है महाराज और यह दिलवाएगा भोजन आज। तो वही राजा जो था वही सोच रहा था कि इन दोनों में सच किसकी बात है, क्या भगवान या फिर महाराज। तो एक दिन महाराज ने एक तरकीब निकाली। वो क्या, चलिए जानते हैं। उन्होंने एक बड़ा सा पपीता लिया, उसका एक टुकड़ा काटकर उसके भीतर सोने के सिक्के भर दिए, ठीक है। मतलब एक बड़ा सा पपीता लिया और उसको मतलब एक टुकड़ा काटकर और उसके भीतर सोने के सिक्के भर दिए। टुकड़े को ज्वां का त्यों जोड़ दिया। तब कृपाल भीख मांगने आ पहुंचा। राजा ने उसे दाल चावल दिलवाकर विदा किया। जगन्नाथ खंजड़ी बजाता आया और हाक लगाई, देने वाला है महाराज, वही दिलवाएगा भोजन आज। महाराज ने सिक्कों से भरा हुआ वह पपीता उसके हवाले कर दिया। जगन्नाथ ने वह पपीता 2 आने में एक सब्जी वाले की दुकान पर बेच दिया। मिले हुए पैसे से उसने भोजन का जुगाड़ कर लिया। भला पपीता उससे किस काम आता, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि इसमें सोने के सिक्के हैं। थोड़ी बाद कृपाल सब्जी वाले की दुकान के आगे से निकला और उसने मीठी आवाज में अपनी बात दोहराई। सब्जी वाले ने वह पपीता उसे दे दिया। कृपाल उसे दुआएं देता हुआ घर लौट आया और घर आकर उसने पपीता काटा तो सिक्के देखकर वो आश्चर्यचकित हो उठा। उसने तुरंत सिक्के उठाए और सब्जी वाले के पास पहुंच गया। उसे उसके सिक्के देकर कहा, भाई यह तुम्हारे पपीते में से निकले हैं, इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब्जी वाला भी ईमानदार था। वह बोला, यह पपीता तो मुझे जगन्नाथ ने बेच गया था, तब तो यह सिक्के भी उसी के हैं। जगन्नाथ ने सिक्के देखकर कहा, ये तो महाराज के हैं, वह पपीता मुझे भीख में वहीं से मिला था। महाराज तीनों व्यक्तियों और सिक्कों को देखकर हैरान हो गया। सारी कहानी सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि इंसान को ईश्वर पर ही विश्वास करना चाहिए, वही सबको देने वाला है। राजा ने तीनों को यथा योग्य उपहार देकर विदा किया और हाँ, उसी दिन से कृपाल के साथ साथ जगन्नाथ भी कहने लगा, देने वाला श्री भगवान हम सब उसकी है संतान। तो बहुत ही अच्छी लोक कथा है, ठीक है। तो आप ये भी कथा लिख सकते हो। अब देखो दूसरी कथा जिसका नाम है धान की कहानी। ये अपने उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। अब देखिए ये कथा क्या है। तो एक बार ब्राह्मण टोला के निवासियों को किसी दूर गांव से भोजन के लिए निमंत्रण आया। वहां के लोग बहुत प्रसन्न हुए और जल्दी जल्दी दौड़ भागकर उस गांव में पहुंच गए। वहां सबने जमकर भोजन का आनंद उठाया और खूब छक्कर खाया, ठीक है। भोजन करने के बाद
सब लोग अपने घर की ओर चल दिए और पैदल ही चले, क्योंकि सवारी तो थी नहीं। रास्ते में चावल के खेत लहलहा रहे थे। यह देखकर उनमें से किसी से रहा नहीं गया। सबने आव न देखा न ताव देखा और टूट पड़े चावल पर। हाथ से चावल के बाल अलग करते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। उसी रास्ते से शिव व पार्वती भी जा रहे थे। इस तरीके से उन लोगों को खाते देख पार्वती जी ने शिव जी से कहा, देखिए ये लोग भोज खाकर आ रहे हैं, फिर भी कच्चे चावल चबा रहे हैं। ठीक है, तो शिव जी ने पार्वती जी की बात अनसुनी कर दी। पार्वती जी ने सोचा, मैं ही कुछ करती हूँ। सोच विचार के बाद उन्होंने शाप दिया कि चावल के ऊपर छिलका हो जाए। तभी से खेतों में चावल के ऊपर यानी धान के ऊपर आप देख सकते हो छिलका होता है, तो खेतों में चावल नहीं धान उगने लगे। क्लियर? तो आप यहाँ देख सकते हो जो ये कथा है धान की कहानी, धान कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, तो ये आप सभी को कहानी पता चल गया। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। अगर आपको भी ये कहानी सुनाने को किसी को मौका मिले तो आप जरूर सुनाइएगा कि धान मतलब चावल के ऊपर धान क्यों होता है, मतलब उसके ऊपर छिलका क्यों होता है। तो पार्वती जी ने श्राप दिया था, है ना। अब देखिए अगला कथा देखते हैं। तीसरी कथा है टिप टिपवा। ये भी अपने उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। ठीक है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। तो देखिए इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। ठीक है, पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई और ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खिंचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। तो पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो दादी छत से टपकते पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब जैसे कि उसने कहा था कि ना बाघ से डर ना शेर से डर तो है इस टिपटिपोआ से, यही बोला था ना। तो जो बाघ पीछे छिपा था वो सोच रहा था ये टिपटिपोआ क्या है। ठीक है, तो देखिए वही बारिश से घबराया हुआ था और बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। अब यह टिपटिपोआ कौन सी बला है? ठीक, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, क्योंकि उसको क्या पता है कि बारिश की जो टिप टिप करके गिरती है बूंदे उसे टिप टिप कहते हैं। ठीक, तो वो सोचा कि कोई बड़ा सा मतलब जानवर होगा। तभी तो बुढ़िया न शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपोआ से डरती है, इसलिए पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से धूम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वो भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वो बड़े ज्ञानी है, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी के बाद धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बचाकर बताइए, मतलब पोथी देखकर बताइए, ठीक है, कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलझते उलझते पंडित जी थक गए। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया है पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलझने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी।
धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ न देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लट्ठा बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो ये कहता है वही करना होगा। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार के मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के साथ चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांधा और सोने चला गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर बाहर खूंटे से बंधे बाघ को देखा तो हैरानी से उनकी आंखें खुल गई। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो केवल एक बारिश की टिप टिप की वजह से ये इतना इधर का उधर और इधर का उधर हुआ। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये राजीव रोशन जी का है। ठीक है, तो आप इतना ही लिख सकते हो। अब देखिए, आप चौथा कथा भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, इसलिए मैं अगर कहानी सुनाने लगी तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना गाइस। तो अब देखिए, ये आपका कथा है, चौथा कथा, सोने का भिक्षा पात्र। ठीक है, तो आप ये कहानी लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा ये कहानी है। ठीक है, आपको मैक्सिमम 5 लोक कथा लिखना है, बहुत ही अच्छे लोक कथा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पे ही फोकस करना है, आपको अपने फाइल में इसी को लिखना है। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।